कहेंगे कि CO2 रिलीज या O2 इनटेक, कोई भी सबस्ट्रेट अगर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे कार्बन ब्रेक होता है और उसमें से निकलती है एनर्जी। एक बार जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या निकलेगी? नहीं, वो एनर्जी अब यूज नहीं करनी है, एनर्जी निकली और वो एनर्जी चली गई जो पड़ा हुआ था और जो हो गया। करो क्या बन गया? ये है रेस्पिरेशन। उस एटीपी का यूज फिर वो एटीपी टूटेगा, वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा। वो एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी, और उसका यूज हम डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या अपनी एक्टिविटीज में करेंगे। ये नहीं कि एटीपी बन गई उससे एनर्जी हमें मिल गई, नहीं, एटीपी बनी देन एटीपी टूटी तो फिर हाँ एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हुई? एटीपी की फॉर्म में। लेकिन जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो एटीपी क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो ओवरऑल प्रोसेस में हमें देखना है एनर्जी। क्लियर? अब जो चीज टूटती है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ब्रेकडाउन होता है, रवे स्पॉन्सर कैसे मिल जावे? स्पॉन्सर कैसे मिले हैं? उन्हें कहने लगते हैं रेस्पिरेटरी फिर तो देना फ्री में क्यों देते रहे हमेशा? कार्बोहाइड्रेट वो लिपिड हो सकती है, फ्री में क्यों देते रहे चीजें? हो सकती है, यहाँ तक कि कोई ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। तो दोज केमिकल और दोज कंपाउंड undergo respiration is called respiratory substrate. क्लियर पॉइंट हुआ बेटा? तो कहने को तो दो लाइन में रेस्पिरेशन डिस्क्राइब हो गया। क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के कार्बन बॉन्ड टूटे और उनकी एनर्जी ट्रैप हो गई एडीपी और आईपी के बीच, और क्या बन गया? कितना आसान प्रोसेस, यही होता है रेस्पिरेशन। लेकिन ये स्टेप, ये जो पूरा एंटायर जो बताया, वो स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, साइमल्टेनियस नहीं होता है और स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है, डिफरेंट सीरीज के थ्रू होता है, एक कंप्लीट सीरीज में नहीं होता है, और एंजाइमेटिक होता है। दैट मीन्स हर स्टेप पर एंजाइम इन्वॉल्व। क्लियर पॉइंट हुआ? कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के मैंने लिखे हुए हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल लीडिंग a release of considerable amount of energy is called। इस लाइन में कहीं नहीं लिखा intake of oxygen and release of, नहीं कहीं नहीं लिखा। क्लियर? इसका मतलब ये स्टेप जरूरी नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन ही आए और जरूरी नहीं है इसमें CO2 रिलीज हो। हाँ, वो डिपेंड करेगा कैसा रिस्पिरेशन है आगे। तो ओवरऑल में हमने ये लाइन यूज नहीं करी। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है उनको नाम क्या दे दिया? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, या ऑर्गेनिक एसिड। Which one is most common? Glucose, carbohydrate. During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate, glucose में जितनी एनर्जी थी is not released free in the cell, वो एक साथ सेल में रिलीज नहीं हुई, और इन सिंगल स्टेप वो सिंगल स्टेप में भी रिलीज नहीं हुई। It is released, ये रिलीज हुई in a series of slow step wise process, underline slow step wise process। यही लाइन होती है एनसीईआरटी में, सिंगल स्टेप स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है ना? तो सिंगल स्टेप में नहीं है, सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। अच्छा, अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई, इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी
in the form of ATP. अब देखो, hence the energy released by the oxidation of respiration is not used directly यूज नहीं हुई, जैसे ग्लूकोज टूटा और उसकी एनर्जी डायरेक्टली यूज हो जाए, नहीं, बट इज यूज टू सिंथेसाइज, उसने क्या बनाया, एटीपी बनाया, और अब क्या होगा, विच इज ब्रोकन डाउन, अब एटीपी ब्रेक होगा, दौड़ना है, चलना है, भागना है, ठीक है ना, अब उस टाइम पर एटीपी ब्रेक होगा, व्हेनेवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब एनर्जी की जरूरत होगी टू बी यूटिलाइज, अब वो एटीपी जब ब्रेक होगा एटीपी और आईपी में, तो वो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी हमें मेटाबॉलिक, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं या जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें यूज होगी, इसलिए एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी, जब उसको खर्च करेंगे करेंसी, जब उसको खर्च करेंगे एटीपी, और एटीपी जब खर्च होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में, उस स्टेप पे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्लियर पॉइंट। तो अब हमने जब ग्लूकोज लिया तो कैसे एटीपी फॉर्म हुई, कैसे प्रोसेस हुआ, यही हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। On the basis of respiratory substrate, respiration is classified into two types, black चीजें आपने ली, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपिड का मतलब ऑयल, और प्रोटीन। सबसे पहले सेल के अंदर क्या कंज्यूम हुआ, कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या कंज्यूम हुआ, लिपिड, फैट, प्रोटीन कंज्यूम नहीं होता है। जब ये दोनों चीजें नहीं बचेंगी, प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारी मसल्स बन रही है, प्रोटीन की बन रही है। अब जब तुम्हारी बॉडी में एक हफ्ते तक जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट था वो खत्म हो गया, जो स्टोर फैट था वो खत्म हो गया, और जब प्रोटीन टूटी तो आपकी मसल्स टूटी, दैट मीन्स अब आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी। क्यों, प्रोटीन इज द बेसिक कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अब देख लो दोनों चीजें, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन जो ऊपर ऊपर था, लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, वो पहले कंज्यूम हो गया, उसको कहा फ्लोटिंग, और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन है when respiratory substrate is protein. ऋतिका इसे बंद कर, गेट है कौन सी, मेरी ले लो जा ब्लू वाली, हाँ फिर गंदी हो रही है जब अरे ये आ गए। अरे चाचा यूं लग रहा है छुटाना मेरे पे, धोएगी पहले। मैं गीली तो होती हूँ, कहीं और पर आएगा हटका है, यूं लगा दे, यू प्लस सर उस दिन करवा के ना लाया, हाँ उस दिन से दो ही नाती हो। पेज नंबर 237, हाँ पेज नंबर 237 का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ जो 2-2.5 लाइन का लिखा हुआ है, रिएक्शन के बाद सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। पेज नंबर 237 लास्ट पैराग्राफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट अभी हमने आरक्यू नहीं पढ़ाया, लेकिन what is important to recognize is that in living organisms respiratory substrate are often more than one, कॉमा लगा दिया, उसका क्या लिखता है, प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अभी हम यहाँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने पहले पेज पर क्या लिखा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकती है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा, मैंने भी लिखवाया।
और मैंने कहा कॉमन सबस्ट्रेट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है लाइन, प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक तरफ तो लिख दिया उसने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और एक तरफ क्या कह रहा है, नहीं प्योर प्रोटीन और प्योर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। प्रोटीन बना रही है तो बॉडी किस चीज को तोड़ने के लिए हमको बताएंगे, प्योर बना रही है किसी फंक्शन को करने के लिए बना रही है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमने अमाइनो एसिड लिए बाहर से, हमारी बॉडी में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में अमाइनो एसिड ने क्या बनाई, प्रोटीन बनाई, या हमारे डीएनए ने कोई प्रोटीन या एंजाइम बनाया हेक्सोकाइनेज। क्या वो हेक्सोकाइनेज से एनर्जी ले लेगा, बताओ भाई, क्या वो एंजाइम से एनर्जी ले लेगा? नो। आई बात समझ में? उससे नहीं लेगा। अरे भाई वही हेक्सो का सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर। इसका मतलब जब एनर्जी ना मिले तो वो उन एंजाइम से ले ले एनर्जी। अरे बेटा एंजाइम से एनर्जी लेगा तो एंजाइम ही खत्म हो जाएंगे, प्रोसेस ही नहीं होगा। आई बात समझ में? ये प्योर प्रोटीन की बात क्या हो रही है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। बाहर से जो प्रोटीन लेंगे ठीक है, एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्लियर पॉइंट हुआ। लेकिन जो सेल के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन गए हैं उनको यूज, अब सुनो दूसरा एग्जांपल, फास्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी, लिपिड है ना, बैठ जाओ। इसका मतलब उसको अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमने कहा ग्लूकोज खत्म होने के बाद में बॉडी क्या करती है, किस पर आती है, फैट पे आती है, लिपिड पे आती है। चलो लिपिड भी खत्म हो गई, इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड उसको यूज करेगी क्या? बात समझ में आई? इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ, उन ऑर्गन्स के चारों तरफ कुशन बना हुआ है, फैट का कुशन है कि नहीं, हार्ट के ऊपर फैट का कुशन, किडनी के ऊपर फैट का कुशन, ताकि दौड़े भागे तो। इसका मतलब वो भी तो लिपिड के बने, इसका मतलब वो भी क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। ऋतिक, ऋतिक, ये गेट बंद कर सारे। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बाहर से आप ऑयल ले रहे हो, मक्खन ले रहे हो, वो क्या कर रही है बेटा, एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बाहर से आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बाहर से आप एग, मटन, मीट ले रहे हो, दालें ले रहे हो, दैट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हो गया, ये जाएंगे रिस्पिरेशन में। लेकिन जो प्योर फॉर्म है, और प्योर फॉर्म जो मेन स्ट्रक्चरल फॉर्म है हमारी बॉडी की, वो भी तो बनी हुई है किसकी, प्रोटीन एंड, वो कंज्यूम कभी नहीं होंगे, नेवर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर पॉइंट हो गया ना, दोनों चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पे आ गए। तो प्रोटोप्लाज्मिक, दैट मींस प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट प्रोटीन होता है, तो जब उसका डिग्रेडेशन होगा तो हम नाम क्या देंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन ये लाइन है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। डिपेंड करता है ना कि उस ऑर्गन, उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम अपने आप को देखें, अमीबा को देखें, न लंग्स, न नोज, न ट्रैकिया, न ट्रैक्यूल्स, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हो रहा है ना प्रोसेस ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन हो रहा है। हम अपने में आ जाए, नोज आ गई, ट्रैकिया आ गई, लंग्स बन गए, सारा चीजें हो गई ना। अब हम क्या करें, अब हम कहें नहीं नहीं बॉडी सरफेस से सब कुछ होता है। अगर हम कहें कि सेल की बॉडी सरफेस से सब कुछ होता है, अगर पिछली क्लास में बताया था हम अपनी नाक और मुंह बंद कर ले तो भी हमारी स्किन एक्सचेंज करेगी गैसेस का, करेगी, डेथ हो जाएगी। तो उस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। वही पॉइंट आ गया, प्लांट कैन बी सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज क्यों? रूट स्टेम लीफ रिस्पायर एट लोअर रेट देन एनिमल। एक तो रेट जो होता है वो कम होता है, दूसरा क्यों? एक जगह पर है बेटा, एक जगह पर है, सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है दौड़ने, भागने, कूदने में, एक जगह पर है। और आप जानते हैं बहुत से एनिमल क्या करते हैं, ठंड का सीजन आ गया, पोलर बियर क्यों जिंदा रहा? क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो गई, ये ना, तो थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस हो रहा है उसी में वो जिंदा है। प्लांट तो हमेशा खड़े रहते हैं, बताओ मुझे, तो प्लांट में रेस्पिरेटरी रेट हमेशा क्या होगा? एक रीजन। दूसरा, ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। मेनली कहां से हो रहा है गैसेस एक्सचेंज बताओ? लीफ सरफेस से, और लीफ सरफेस तो बिल्कुल पतली सी है ना, ठीक है ना। और जो डीप में टिश्यू है उस पर रिस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है, उसमें एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं है, हो सकता है फर्मेंटेशन वगैरह कर लेते हो बस, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत उन सेल को खाना पहुंचा तो ठीक है, क्यों? प्लांट के अंदर जब प्लांट पुराना हो गया तो बस लीफ को अगर छोड़ दे, मेनली लीफ को छोड़ दे तो सारा तो नॉन लिविंग हो जाता है। रहते गेट बंद करे। क्यों? पूरे प्लांट में है क्या? ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, मम्मी कहाँ है? वो सब क्या हो चुके हैं? क्या देख रही है? आ गई बात समझ में बेटा? पैरेन्काइमा है तो ना के बराबर, अब गुड बन गई, नो डाउट। गुड को आपने कहा सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के कंपोनेंट आपने कहे ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। कितना पैरेन्काइमा? ना के बराबर बेटा। मेन क्या है? ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर, तभी तो मजबूत है। अगर ज्यादा पैरेन्काइमा हो तो गुड को तोड़ देते हाथ से। तो इसलिए ये 2 पॉइंट आ गए कि भाई उसमें कोई जरूरत नहीं है किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई ट्यूबुलर सिस्टम या लंग्स लाइक स्ट्रक्चर या इस टाइप की ब्लड वेसल्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन सभी को मालूम है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पूरा ग्लूकोज फूटेगा, और अगर पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो वो चला जाएगा किसमें? फर्मेंटेशन या एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन डीप टिश्यू में हो रहा है, जर्मिनेटिंग सीड, ईस्ट, बैक्टीरिया, इस सब में चल रहा है। ये तो 9th वाली चीजें थी, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। अब जो पहली लाइफ बनी अर्थ पे, जो पहली लाइफ बनी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन मैकेनल गैस पड़ा नहीं, ऑब्लिगेट कोई एंजाइम नहीं थे जो ऑक्सीजन के साथ में काम करते। तो पहली जो लाइफ बनी उसमें कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो। एक बड़ा इनिशियल स्टेप शुरू हुआ, एनर्जी उसने भी दी और उसका नाम था ग्लाइकोलिसिस। कोई मतलब नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया से, कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, कोई मतलब नहीं है CO2 से। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है क्या? होती है, लेकिन ये शुरुआत थी, ये शुरुआत थी, इसलिए शुरुआत थी तो हमने कहा इनिशियल स्टेप। शुरुआत के ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस से रिस्पिरेशन का पाथवे, हमने लिखा प्रिमिटिव पाथवे ऑफ रिस्पिरेशन।
कोई मतलब नहीं है एरोबिक और कोई मतलब नहीं है एनारोबिक से। बेटा आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है ऑनलाइन? यस सर, यस सर, यस सर। तो कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन से। इसका मतलब आगे का प्रोसेस क्या होगा वो डिपेंड होगा ऑक्सीजन हो या ना हो। इस ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई मतलब नहीं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये हो गया कि आगे चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। पहला प्रोसेस हो गया, इनिशियल स्टेप हो गया, प्रिमिटिव पाथवे हो गया इसका, ब्रेकडाउन का या रेस्पिरेशन का। लेकिन इस स्टेप में पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ। पूरा ब्रेकडाउन तो हम कह सकते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ही नहीं। शुरुआत में जितने भी प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थी, उसने नेचर ने इसको किसमें रखा? साइटोप्लाज्म में। बाद में जब यूकैरियोट बनी उनमें भी किसमें चल रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटोसॉल कह सकते हैं। कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई CO2 रिलीज नहीं। और इसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया, पाथवे देखा 3 साइंटिस्ट ने, इम्बेडेन, मेयरहॉफ, बर्नास, और हमने इसको नाम क्या दे दिया? PMP पाथवे। सब में होगा, जो लिविंग उसमें ग्लाइकोलिसिस, जो लिविंग उसमें। ग्लूकोज कॉमन सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज 6 कार्बन, एंजाइम वगैरह नहीं पढ़ने अभी। ग्लूकोज 6 कार्बन, या पढ़ने एंजाइम तो पढ़ लो। हेक्सोकाइनेज, काइनेज का मतलब एनर्जी, हेक्सो का मतलब शुगर, मतलब ATP टूटा और उसका एक फास्फोरस एक फॉस्फेट ग्लूकोज की 6 पोजीशन के साथ में जुड़ गया। तो ग्लूकोज तो वो रहेगा ही 6 कार्बन, लेकिन अब नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज अपने आइसोमर में चला गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। एक एक मॉलिक्यूल चल रहा है और 6 कार्बन चल रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल और 6 कार्बन। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप पर फिर काइनेज हुआ। काइनेज का मतलब एनर्जी, बायोमॉलिक्यूल में क्लासिफिकेशन कर देना ना, जैसे ही काइनेज आ जाए इसका मतलब एनर्जी इन्वॉल्व हो गई उस एंजाइम के साथ। काइनेज ठीक है, किसके साथ में? फॉस्फोफ्रक्टो के साथ में, ठीक है। एनर्जी क्या थी? एटीपी। एटीपी का एक फॉस्फेट टूटा, वो फॉस्फेट लग गया किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ही एक मॉलिक्यूल, अभी भी एक मॉलिक्यूल, कार्बन 6 कार्बन से बना हुआ, ठीक है, लेकिन 2 फॉस्फेट लगे। का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 में डिवाइड हो गया, और हमें मालूम है कि जब वो 2 में डिवाइड होगा तो 6 कार्बन को जब तुम 2 में इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना कितना मानोगे? ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट। एक फॉस्फेट एक ट्राइओस शुगर के साथ, एक फॉस्फेट एक ट्राइओस शुगर के साथ, 2 ट्राइओस फॉस्फेट बन गए। 2 ट्राइओस फॉस्फेट को नाम आइसोमेराइजेशन के लेवल पर चेंज कर सकते हैं। जैसे जो पहला ट्राइओस फॉस्फेट बना उसका नाम था फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो दूसरा बना उसका नाम था DHAP, डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, लेकिन है दोनों कैसी शुगर? ट्राइओस। दोनों शुगर में क्या लगा? फॉस्फेट, इसलिए दोनों को नाम दे सकते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। अब क्या हुआ? 2 ट्राइओस फॉस्फेट बन गए, एल्डोलिस एंजाइम। अब रिएक्शन को इस तरीके से देखो, जो बना हुआ है ऐसा नहीं। अब तुम एक PGL से 3 कार्बन से एक पायरुविक एसिड बना लो, और एक DHAP या PGL से एक पायरुविक एसिड बना लो, तो अल्टीमेटली कितने बन गए? रिएक्शन को
लिखा है अलग अलग, होता यही है, दो अलग अलग, लेकिन आगे जो चीजें बनती है वो सेम। तो जो भी आगे चीजें बनी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या प्रॉब्लम? आई बात समझ में? तो डीएचएपी के बाद में या पीजीएल के बाद में अगर तुम पीजीएल केवल यहाँ पे लिखते तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन हमने पीजीएल और डीएचएपी को अलग अलग कर दिया था और ये बताया कि ये दोनों आइसोमर है, कन्वर्जन है। और उसके बाद में आगे जो हमने बनाया, अब इसमें ट्राइओस फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट था ना, उसमें लेकर आ गए H3PO4, एटीपी नहीं लिखा है, H3, और H3PO4 से फॉस्फेट निकला जो पीजीएल में गया। तो पीजीएल जो था वो 3 फॉस्फेट जो था वो 1,3 NAD से क्या बना, NADH2, लेकिन एक बजाय हमने क्या कर दिया, ये पॉइंट हुआ। अब ये जो NADH2 बना, बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां से चीजें बदल जाएंगी। अगर एरोबिक होगा तो ये ऑक्सीडाइज होने के लिए किसी को लगाएगा ETS, और अगर एरोबिक नहीं होगा तो एज इट इज जैसा भी बना हुआ है ना, आगे बढ़ेगा। 1,3-5-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ऊपर था बाई और नीचे है मोनो, इसका मतलब वहीं पर था क्या एडीपी, उसके फॉस्फेट जुड़ा, क्या बन गया, ऊपर कंज्यूम हुए नीचे बन रहे हैं, ऊपर एडीपी ऊपर वाले 3 स्टेप पे कंज्यूम था ना, नीचे वाले स्टेप पे बन गया, याद रखना। एटीपी बना, एक एटीपी एक मॉलिक्यूल के लिए 2 एटीपी, आगे फिर बढ़े है 3 कार्बन, फिर उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, केवल चेंज हुआ था, म्यूटेशन हुई थी, इतना म्यूटेट। तो पहले मम्मी का रिएक्शन देखो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कोई फर्क है? नोट लेने। कोई फर्क नहीं है। अभी हम जा रहे हैं सामान लेने, नकली नोट लेने, उसकी गड्डी में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है अभी मेरे को 16 लाख रुपए देर जाने जितने की बाइक है, तो हम नकली गड्डियां क्रिएट करेंगे और मम्मी को ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हमें ऐसा बेच के आया असली में। कौन सा म्यूटेशन? तो अभी मैं आ गया हूँ शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे, क्या करेंगे हम नकली नोट लेते हैं, तो हमेशा सारा सामान मैं यहाँ से लेता हूँ। कैसे हो भाई? भाई मेरे को चाहिए नकली नोट, लगभग 16 लाख रुपए के आसपास। कितने? हाँ 16 लाख के नकली नोट। भाई क्या बात नहीं, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो यार? लड़के ऑटो वाले मार भाई, डंडा ले ले मेरा, सूद दे। आ गए नोट, आ गए भाई। कितने दिया भाई? मेरे को लीजिए 16 लाख रुपए हो जाएंगे टोटल। चलो लो गड्डी दिखा देते ना, एक गड्डी ले लेते, दूर से गड्डी दिखाएंगे, मम्मी को क्या पता लग रहा है कि मम्मी को बोलो 2,000 रुपए की गड्डी है। और ये पेंसिल के बॉक्स में भी है क्या भाई? ये तो चलो बताऊंगा, ध्यान लगाएगा। तो ये हो गया टॉटोमेराइजेशन, ये टॉटोमेराइजेशन म्यूटेशन हुआ, ये पॉइंट हुआ ना। तो इस तरीके से अब उसके बाद क्या बना, फिर वही फॉस्फोइनोल, इनोल ग्रुप आ गया, ये खजाना, अभी भी फास्फोरस लगा हुआ है। असली अब लास्ट स्टेप पे फास्फोरस हटा दो, के बॉक्स में लेके चलते जब फास्फोरस हटाया एडीपी से फास्फोरस जुड़ गया और एडीपी क्या बन गई, एटीपी, और बच के आ गया नीचे एक ग्लूकोज के कितने पायरुविक एसिड बने, 2, टोटल एटीपी फॉर्म कितने हुए, 4, ऊपर वाले स्टेप में कंज्यूम कितने हुए, नेट गेन कितने का हुआ, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल नेट गेन कितना हुआ, 2। कोई मतलब नहीं है चाहे एरोबिक हो या, अगर एरोबिक होगा तो ये NADH कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे अभी मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोसेस है हमारा लास्ट का टर्मिनल ऑक्सीडेशन, उसको नहीं देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ
So overall 4 minus 2, that is 2 ATP net gain. Clear? अब जो भी देखना है और फिर वहाँ पे डैडी का रिएक्शन लेंगे तो देखते हैं दोनों क्या रिएक्शन होने और वाला है। अगर तो हमें मैं जो भी बोलूँगा कि मेरे को बाइक बेचनी पड़ी क्योंकि आपने मेरे को फोर्स करा पैसे दे घर के लिए ये वो। ठीक है ना? अब है पैसे लेके आओ। अभी कहा ली ओवरऑल जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको ले लेंगे ग्लाइकोलिक से बना, लेकिन एक्चुअल एटीपी कहाँ बनेगी जाकर एडीएस में माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलिक कहाँ हो रही है साइटोप्लाज्म में। अरे एक्चुअली क्या है जो खाया वो सब है ना? अब क्या हुआ जरा देखो, अब है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट का मतलब फ्यूचर। पायरुविक एसिड का क्या होगा, दोनों बातें, ऑक्सीजन आएगी तो अलग पाथवे, और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो अगर ऑक्सीजन आ गई तो आगे का पाथवे कहलाएगा एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी होगा वो स्टार्ट पायरुविक एसिड से ही, लेकिन वो बन जाएगा एनारोबिक या थर्मल। अब क्या हुआ, अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा, छोटे-छोटे क्वेश्चन, देखो ये खाली पुताई वाले भैया आगे का प्रोसेस मतलब कहाँ से बेटा क्या बना लिया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से आगे का प्रोसेस एरोबिक में चला गया। पायरुविक एसिड सीधे पहुंचा कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी अब आगे का स्टेप कहाँ लिख दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर यूकैरियोट है और अगर बैक्टीरिया हो तो एरोथ्री। तो आगे का प्रोसेस भी किसी तरह का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। ये ध्यान देना क्वेश्चन का ये और टाइलें लगवाई थी पूरे यार टाइलें कि हम बस सिंक उस ऑर्गेनिज्म को देखते ही नहीं है पीछा कहाँ तो गया है। हमारे दिमाग में क्या होता है, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म दूर दूर तक हमारे दिमाग में नहीं होता है, हमारे दिमाग में चलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन भी दिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसको टिक कर किया जाता है। मैं अंदर जाके मैं शूट करता हूँ। आई बात समझ, और हम भूल जाते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ था। अरे खोलो मैं हूँ तो अभी ऑफिस में ये देखो सीलिंग लगी है, मतलब अभी इसका पूरा उठाने बन गए हैं और अब बस पेंट का काम रह गया। पेंट हो जाएगा पूरा, ओके हो जाएगा, दरवाजे एकदम ब्रांड न्यू लग गए। और टाइलें दिखाऊं तो टाइलें ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है। अब ये तीनों पूरी कहानी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। साइट अलग अलग होगी, कोई मैट्रिक्स में होगा, कोई माइटोकॉन्ड्रियल, वो आगे बात करेंगे। अब क्या बन चुका था बेटा, पायरुविक। बताऊंगा अभी, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं सब बताऊंगा मैं आपको। बाथरूम में जरा 5 मिनट के लिए ध्यान से ये साइकिल देखो, बहुत ध्यान से, और 5 मिनट के बाद मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछूंगा आके, 20 क्वेश्चन, उसका जवाब मुझे चाहिए। शीट बनी रहेगी, ध्यान से देखो। पायरुविक से डायरेक्ट स्टार्ट किया, क्रेब साइकिल में समझना, क्रेब साइकिल स्टार्ट फ्रॉम, हमने डायरेक्ट पायरुविक एसिड से, क्योंकि हमने कहा कि पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, बस। अब उसका पूरा ब्रेकडाउन दिखाया है। हाँ, क्रेब साइकिल के पास होगी, बस छोटा सा चेंज आएगा, ये वाला स्टेप अलग कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलना सही नहीं है ये, मैं लोन ले लेता यार, बाइक बड़ी मुश्किल से बाइक आई थी, तू बाइक कैसे दी? कोई ना, बाइक तो आती जाती है। कोई नहीं यार, अब तो काम हो जाएगा घर का, ऑफिस में काम यार मैं करवा देता यार, मैं लगाऊंगा कितने पन्ने से छुट्टी लेकर के सारे काम करने के लिए बाइक बेची थी, बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस में बोल रहा हूँ बाइक ली है। अरे यार चलो कोई ना,
अभी तो ऑफिस में घुमानी थी आपको बाइक, अब राइड पे जाने वाले थे। कोई ना, दूसरी बाइक ले लेंगे। कोई ना टेंशन। अच्छा नोट गिनो तो एक बार। अरे क्या हुआ? अरे नोट गिन तो लो एक बार। अच्छा देखो तो, अच्छा देखो, अच्छा ये देखो, अच्छा देखो तो एक बार गड्डी तो देखो। अरे नकली नोट है भाई, नकली नोट है। डैडी हो गए सीरियस एक टाइम पे। मुझे पता है क्या कर रहा था मैं? क्या? मैंने अभी बात करी, मैंने कहा पैसे मेरे पास है, बाइक लेके चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बाइक बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैंने इसलिए ना ये देख रहा था मेरे कितने पैसे पड़े ना। अच्छा तो मैं बाइक लिया। अच्छा अभी लेके आते जिसको भी बेची, चाहे ऊपर से देने पड़ते हैं। मैं लोन ले लेता हूँ, कुछ भी। ओ भाई ये एपिक था यार, ये देखने वाली चीज थी। बट मैंने डैडी से एक चीज तो प्रॉमिस करे कि हायाबुसा में डैडी के साथ कंटेंट बना रहे, तो वो प्रॉमिस हैं? थी। चाचा मैं वो बना के गए। यार मेरा हार्ट अटैक करवा देता। कोई ना, चलो कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस के काम पे। कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग? कहाँ है? ये तो घर अपना है नहीं भाई, कहाँ है? अरे मैंने गाड़ी छुपाई दिया ताकि घर पे कोई चेक भी करे ना तो उसको वो ना हो। तो वो रही ना, वो रही, वो देखो वो रही सामने खड़ी है। आज ओह, ये रही, तो मैंने अंदर खड़ी करी थी, उसकी पार्किंग में जगह नहीं थी तो उसने बाहर खड़ी कर दी। अब मुझे थोड़ा भरोसा हुआ है कि ये प्रैंक है। प्रैंक हो गया। तो चले थोड़ा एक चैलेंज करना है मेरे को आपके साथ। मैं चला के देख लूँ पहले। चलो हाँ चला लो। दिनों बाद मैं तो डर ही गया था आज। कोई ना, स्टार्ट एक मेरे को वो करना है क्या ये सर कहते क्या हैं मैं बुला रही थी। और देखते हैं कौन जीतता है। या मस्त चला रहे डैडी। तो अभी चल रहे हैं हम गोलगप्पे खाने। खा लोगे? पेट में है जगह? 100% जीतूंगा अभी। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, देख रहे हो? कह रहे 100% जीतूंगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। अभी हम आ गए हैं गोलगप्पे वाले भैया के पास। भाई सीन आता है, देख भाई गोलगप्पा चैलेंज है, या तो डैडी जीतेंगे या मैं जीतूंगा। वही तरह बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए तो चैलेंज ये है, अगर मैं जीता तो डैडी इंट्रो देंगे मेरी 7 वीडियो तक, ठीक है? डेली सुबह ऑफिस जाते हुए इंट्रो बनवा लिया करूंगा डैडी, और वही वीडियो में चलाऊंगा 7 वीडियो तक, ठीक है? और अगर डैडी जीते तो क्या करना चाहिए बताओ? मेरी गाड़ी साफ करेगा 7 दिन में। और जिससे ना कुछ पैसे ही बच जाएंगे। खुद की तो गाड़ी साफ होती नहीं है। चलो देखते हैं, बट ट्राई करूंगा कि मैं वो गाड़ी साफ ना करनी पड़े। मेरे को छोटे खिलाएगा। क्योंकि मैंने दिन में ही खाना खाया था, मुझे लग रहा है मैं हार जाऊंगा। कह दो कि मेरा पेट भर गया, मैंने खा लिया। मैं जीतूंगा। पेट भर गया भाई मेरा। एक हो गया खराब, मेरे बस की नहीं है। 4 हो गए मेरे, आपके भी 4 ही हुए हैं। 5 मारिए। अगर गया पेट में तो ही तो जीतोगे। तो इसके बाद में खाऊंगा मैं। लाई 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 गाड़ी साफ करने के लिए तैयार। हार गया यार मैं। गाड़ी साफ करने के लिए तैयार हूँ। 7 दिन तक। 7 दिन तक। 7 दिन। बस भाई जीत गया। और भाई टिश्यू पेपर दे, मैं लिया। और भी है। क्या बात है। तो एक काम करते हो, अब देखो हार तो मैं चुका ही हूँ, तो अब जितने भी है ना, देखो 7 दिन तक मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली एक दिन पोस्ट डालूंगा। जब भी मैं गाड़ी साफ करूँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और देखना कि मैं अपना टास्क डेली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा है। मेरा यूजर नेम ये है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नहीं कर सकता, कल मैं एमओडी हूँ होटल में। तो कब नाइट ड्यूटी आपकी? मैंने जब ड्यूटी गाड़ी लेके जाऊंगा भाई। तो कोई ना, दिन में आओगे, कभी ना कभी तो आओगे, जब ही साफ करूंगा। मतलब जब से आएगी गाड़ी 7 दिन मेरे ड्यूटी। ओके। और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दो यार, 1 लाख लाइक करा दो। सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर बटन दबा दो, सब्सक्राइब करने आते बेल का ऑप्शन दबा दो, उससे क्या होगा फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा।
ऋतिक इनके पे तो पता ना मुझे कॉपीराइट नहीं लगता इनके पे, और हमारे पे कॉपीराइट लग जावे, बता तो ये बात। इनके पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहे हुए इनके पे कॉपीराइट नहीं लगता और हमारी पे लग जावे, बता तो रहे। पता ना। अरे वीडियो डाली थी मैंने एक पबजी की, उस पर गाना मैंने कोई ऐसा लगाया था, मतलब कि कोई यूट्यूबर था गाने वाला, उसने कॉपीराइट लगा दिया। फिर कॉपीराइट से होता क्या हुआ है, पैसे ना मिलते, और कितने बंदे देख लेंगे ना, गिने न जावे वे। और क्या। हम्म। वो बेटे चाचा ने लगा रखी है इंस्टाग्राम पे अपनी। पता पायरुवेरिक एसिड्स को नहा तो लिया। काजू है की काजू काजू तो ना और हालो में गिर गई है तब क्यों ये बच गई वो तो ना बचे हैं। बचे ना भाई देख होगी तो दे दे रहे थे ढूंढ के, एक बार देख लिया पन्नी में, देख ला। प्याज होगी चाचा, ये नीचे देखना बैठ के। क्या बना रहे हो ना तेरे नाल विच अज पैनी, अज पैनी 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 पैनी।